हाँ नमस्कार भैया सभी दोस्तों के लिए। मैं राहुल कुमार पिछले 10 साल से एसबीआई का कोर्स 14, 15, 16 में जुड़ा था बैंक से, तो मुझे 3 साल लगे थे इसको जमने में। और आज मेरे पास अपने खुद के 20,000 प्लस अकाउंट्स हैं, 2 कोड हैं और मेरी अर्निंग कम से कम 30 प्लस 40 प्लस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने महीने में मान के चलिए 5 अकाउंट आप रोज़ मानिए, और 5 अकाउंट एवरेज के हिसाब से 150 अकाउंट में महीने में ज़रूर खोलता हूँ। और 150 अकाउंट में पर एवरेज 100 रुपये का मुझे कमीशन मिलता है, तो 15,000 रुपये तो ये सीधे सीधे हो गए। एक ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये से प्लस लेन देन पे हमें एक ट्रांजैक्शन पे मिलता है, प्लस एटीएम के ट्रांजैक्शन पे 25 रुपये मिलता है। तो मैं ये बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि 500 से प्लस डेबिट होते हैं मेरे यहाँ से विड्रॉल, 500 से प्लस डिपॉजिट होते हैं, और कम से कम एटीएम के ट्रांजैक्शन भी मैं 200 से प्लस मान के चलता हूँ। तो एक एवरेज जो इनकम है वो मेरी 40,000 के आसपास बैठती है। और ये ऐसा नहीं एक महीने बैठती है, ये लगातार इनकम होती है, जिसमें से 10-12 हज़ार रुपये तो मेरे इस बात के आते हैं कि मेरे पास जो 20,000 अकाउंट हैं उनमें जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है उसका 0.250 कमीशन मुझे हर महीने मेरे अकाउंट। दोस्तों मैं शिवम शर्मा आया हूँ आप सबको लेके फिर से एक और एसबीआई की बीसी पॉइंट पर लेकर, जो कि भैया काफ़ी समय से यहाँ पर अपना एसबीआई का बीसी पॉइंट चला रहे हैं। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से एसबीआई का एक बीसी पॉइंट संचालित किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सीधा भैया के पास लेके चलता हूँ आपको। तो भैया प्लीज़ हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताएँ और कितने सालों से आप यहाँ पर अपना एसबीआई का बीसी पॉइंट चला रहे हैं। हाँ नमस्कार भैया सभी दोस्तों के लिए। मैं राहुल कुमार पिछले 10 साल से एसबीआई का कोड चला रहा हूँ। तो भैया एसबीआई के पॉइंट से पहले आपका कोई सीएससी सेंटर था या क्या था? उससे पहले आपको कैसे पता चला कि एसबीआई का सेंटर कैसे लिया जाता है? सबसे पहले मेरा 2015 में और 14 में आधार का सेंटर था। आधार के सेंटर के साथ साथ मैं बैंक से जुड़ा, और बैंक के बाद मुझे बैंक ने एक एसबीआई मिनी शाखा के रूप में स्थापित किया। अच्छा, लेकिन जहाँ तक अब आज के समय में तो शायद बीसी पॉइंट पहले लेना पड़ता है लोगों को आधार का काम लेने के लिए, या बिना बीसी पॉइंट के भी आधार का काम मिल जाता है? वो दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। अब आप सीएससी कॉमन सर्विस करके जो होता है, सीएससी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके माध्यम से अगर आप बीसी पॉइंट लेते हैं तो आपको एक आधार का साइड में मिलता है जिसमें मोबाइल नंबर और एड्रेस आप अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आधार के काम के लिए बीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया एसबीआई का बीसी पॉइंट लेने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से ले सकते हैं? अगर कोई नया बंदा कोई सोच रहा है कि भाई मैं भी एसबीआई का ले लूँ बीसी पॉइंट, तो आपके हिसाब से क्या प्रक्रिया है इस समय में? ये मेरे हिसाब से जब मैं जुड़ा था और अभी मैंने एक दूसरा कोड और लिया अपने भाई के नाम से, तो मुझे ये समझ में आया कि बैंक एक टाई अप करती है एजेंसी के माध्यम से। हाँ, बैंक का रोल उसमें होता है, और बैंक जब लेटर पे साइन करके दे या वहाँ से जो एजेंसी के माध्यम से कोई मेल आए तो उसको रिस्पॉन्स करना होता है बैंक को कि हाँ हम इन्हें बीसी बनाना चाहते हैं। फिर एजेंसी के माध्यम से बैंक का बीसी बनता है कस्टमर। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए किसी को लेने के लिए? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने डॉक्यूमेंट देखे वो थे आधार, पैन, IIVF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग के जो है एक टेस्ट पास करना पड़ता है वो, और पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें। उसके बाद आपका मार्कशीट हो गई हाई स्कूल की, और कंप्यूटर का भी ज्ञान मेरे हिसाब से होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो हमारी टियर 3 जो सिटीज़ हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ नहीं है, लोग बाग बाहर जाते हैं काम करने के लिए। ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बाग सरकारी नौकरियां तो तैयारी करते ही हैं, साथ में बाहर भी फैक्ट्रियों में नौकरियां करते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए एक बीसी पॉइंट के रूप में आप जो ये चला रहे हैं, तो अगर कोई नवयुवा है जो बाहर नहीं जाना चाह रहा, कोई इतनी खास डिग्री नहीं है, खाली ग्रेजुएट करे हुआ है, क्योंकि बाहर जाके हम कहीं नौकरी करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है। तो एक टियर 3 जैसे हमारी जो सिटीज़ होती हैं, यहाँ के लिए क्या ये एक बहुत अच्छा रोजगार का मौका है एक नवयुवक के लिए आपके हिसाब से? आप उसके लिए आप क्या करें? बिल्कुल, मैंने देखा कि जैसे बड़ी सिटियाँ होती हैं, जैसे आप मान लीजिए मुरादाबाद है
बरेली है, तो यहाँ पे बाहर के बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो नौकरी करते हैं। अब उन्हें कभी जैसे पैसा भेजना हुआ अपने गांव, मान के चलिए बिहार में भेजना हुआ या कहीं भी भेजना हुआ, तो इतनी बढ़िया स्कीम है एक बैंक बीसी, मैं तो उसे पूरा बैंक मानता हूँ। मेरे यहाँ आपको एक अकाउंट खोलने से लेके एटीएम, चेक बुक, ट्रांजैक्शन और आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ अवेलेबल होती है हमारे यहाँ कस्टमर को। और सबसे बड़ी बात कि उसे ना तो बैंक की भीड़ में लगना है और ना लाइन में, मतलब कहीं नहीं जाना, उसे सिर्फ हमारे यहाँ आना है और आके अपना विड्रॉल भी कर सकता है, पैसे को निकाल सकता है खाते से। हम मेरे हिसाब से 60,000 तक एक दिन में निकाल सकता है वो, और जमा भी मेरे हिसाब से 60,000 कर सकता है वो। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए, मतलब एक मध्यम वर्ग के, एक निम्न वर्ग के आदमी के समझिए जो मजदूर टाइप है, उसके लिए हमारी सेवा एक वरदान से कम नहीं है। तो भैया लेकिन बीसी पॉइंट से तो, आधार से तो शायद 10,000 ही विड्रॉल हो पाते हैं, 60,000 किस तरह से कर सकते हैं? बताता हूँ, जैसे अगर SBI का कस्टमर है तो वो हमारे यहाँ अगर पैसे निकालने आता है तो वो 10,000 की लिमिट उसकी 30,000 की लिमिट हो जाती है, और 30,000 रुपये हम एक और प्रक्रिया है उससे निकाल सकते हैं, तो हम टोटल 60,000 रुपये SBI कस्टमर के निकाल सकते हैं। इस हिसाब से तो कस्टमर को बैंक में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं। अगर आपके पास एक SBI का बीसी पॉइंट है तो आप कितनी अच्छी सुविधाएं ग्राहकों को दे सकते हैं। अच्छा अच्छा भैया, हम अगर बीसी पॉइंट खोलते हैं तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं? लैपटॉप जो है वो, लैपटॉप कौन सा होना चाहिए और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लैपटॉप तो भैया बढ़िया ही वाला होना चाहिए, क्योंकि बैंकों में जो सिस्टम होते हैं आपने देखे होंगे, बैंक का अपना सर्वर होता है। सबसे पहले तो इसमें एक लैपटॉप कम से कम i5 तो होना चाहिए, i5 7 जनरेशन और विंडो 10 जो मैं इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शन बैंक का कर रहे होते हैं और उस समय अगर हमारा जो इंटरनेट है अगर वो डाउन लेग में चला जाता है तो ट्रांजैक्शन के फंसने के बहुत चांस रहते हैं, जिसमें कस्टमर का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है। तो सबसे पहले लैपटॉप बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए, और लैपटॉप के साथ साथ आपकी मॉर्फो या मंत्रा की डिवाइस होनी चाहिए। L1 L0 कंपनी ने बंद कर दी है पिछले साल से, अब L1 आपको लेनी पड़ेगी। एक प्रिंटर लेना पड़ेगा, उस प्रिंटर को आप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। और दूसरा, बोर्ड सारे होने चाहिए बैंक के, मेन बोर्ड से लेके ऑफिस में सारे जितने भी बैंक के बोर्ड हैं वो सारे आपको लगाने। और एक सबसे बड़ी बात, एक मशीन होनी चाहिए जो जिसमें मतलब नोट चेक हो सके कि नोट नकली तो नहीं है। नोट काउंटिंग मशीन जो ना 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 नोट काउंटिंग मशीन नहीं, नोट डिटेक्टिव मशीन, ये वो ये बता पाए कि ये नोट नकली तो नहीं है। यानी कि आपकी अगर जो नोट काउंटिंग मशीन जो, उसमें ये फीचर होना चाहिए कि उसमें ये पता चले कि ये नोट असली है या नकली है। क्योंकि कई बार जो है वो कस्टमर नोट, देखो कस्टमर का नहीं पता कौन सा कस्टमर किस दिमाग से आ रहा है ना। तो एक आपके पास जो भी मशीन है उसमें ये फीचर होना चाहिए कि उसमें डिटेक्ट हो जाए आपका नोट असली है या नकली है। और भैया प्रिंटर कौन सा यूज़ करते हैं अपनी शॉप पे? मेरे पास एक तो लेज़र प्रिंटर है 1005 HP का, और अमूमन मैं रसीद जो देता हूँ कस्टमर को उसके लिए मैंने एक थर्मल प्रिंटर ले रखा है कैनन का। वो हर ट्रांजैक्शन पे मैं कस्टमर को एक रसीद देता हूँ और एक रसीद अपने पास रखता हूँ। रजिस्टर में भी उसके साइन कराता हूँ, प्लस उस रसीद पे भी साइन कराता हूँ और उस रसीद को अपने पास सुरक्षित रखता हूँ। अच्छा, जो नए बीसी खोलते हैं वो सबसे अमूमन क्या गलती करते हैं कि बहुत से लोग मैंने देखा है वो रजिस्टर पे मेंटेन नहीं रखना चाहते या कस्टमर को रिसीप्ट नहीं देना चाहते। अगर हम कस्टमर को रिसीप्ट नहीं देते हैं या रजिस्टर में मेंटेन नहीं करते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके हिसाब से? मैं तो ये जानता हूँ भैया कि मैं एक SB के माध्यम से, BC के माध्यम से एक बैंक चला रहा हूँ और ऐसे खतरे पे बैठा हूँ कि यहाँ कभी भी कोई आदमी आके मुझसे ये पूछ सकता है कि ये पैसे मैंने कब निकाले थे या कब जमा किए थे। अगर मेरे पास रसीद नहीं है तब भी मैं फंस रहा हूँ, और कस्टमर को मैंने रसीद नहीं दी तब भी मैं फंस रहा हूँ। मान के चलो कस्टमर को रसीद नहीं मिली, अब उसने जाके 10,000 मेरे यहाँ जमा किए और बता रहे 50,000 रुपये पुलिस को, मैं क्या जवाब दूंगा? तो मेरे यहाँ एक सबसे बड़ी बात कैमरे, जो मैं बताना भूल गया पूरी इस बातचीत के दौरान, कैमरे भी बहुत ज़रूरी हैं। और कैमरे नहीं हैं आपके पास, किसी कारण से नहीं चल पा रहे हैं, तो एक रसीद अपने पास साइन करके रखवाइए कस्टमर से और एक कस्टमर को रसीद दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके आपस में, जैसे मान के चलिए कोई कस्टमर आया कि मैंने इतने जमा किए, आप ईमानदार है इसमें, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान के चलिए कोई कस्टमर आया दारू पी के, नशा करके, अब वो रास्ते तो पैसे तो रास्ते में डाल आया,
आपके लेके आया आधे पैसे, अब कल जब वो नशे से निकलेगा तो सीधे सीधे सारा आरोप आपके ऊपर लगाएगा कि मैंने तो इतने पैसे आपको दिए थे। और ऐसा नहीं है, पिछले 10 साल में मैंने बहुत सारी परेशानियां भी झेली हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं। मैंने सारा काम अपनी ईमानदारी से किया, और आप लोगों से भी यही कहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस काम में? पेशेंस। आप थोड़ा सा समय दीजिए काम को। जब मैं 2014, 15, 16 में जुड़ा था बैंक से, तो मुझे 3 साल लगे थे इसको जमने में, और आज मेरे पास अपने खुद के 20,000 प्लस अकाउंट्स हैं, 2 कोड हैं, और मेरी अर्निंग कम से कम 30 प्लस 40 प्लस है पर मंथ। अच्छा भैया, ऐसा कस्टमर के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा हो कि भाई उसने आपसे ही क्लेम किया हो कि नहीं भी मैंने तो नहीं निकाले थे, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस हमारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे एक वाक्य याद आता है, और मैं जब भी मेरे साथ कुछ होता है या किसी के साथ होता है तो मैं उस वाक्य को याद करता हूँ, और आपको भी आज बताता हूँ कि एक महिला आई थी मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ जो लड़का मेरा दोस्त है, मतलब मेरे साथ काम करता है, मैं एक्चुअली में बाथरूम गया हूँगा या खाना खाना गया हूँगा, तो उस लड़के ने उसका 30,000 रुपये का एक लेन देन किया, और लेन देन होने के बाद वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन बाद, और नहीं 29 दिन बाद वो बैंक में पहुँची कि मैं ऐसे किसी आदमी को, राहुल कुमार को नहीं जानती जिसने मेरे पैसे निकाले हों, मेरे पैसे गायब हुए हैं, और आप जांच करिए वो पैसे कहाँ गए। और उसे पता नहीं था, गांव की महिला थी, कि ऐसा भी कुछ होता है। हमारे यहाँ जांच हुई, पुलिस आई। अब पुलिस में हमने देखा, सबसे पहले कैमरे देखे गए, नहीं सबसे पहले देखा बैंक पुलिस वालों ने मेरा रजिस्टर में उसकी एंट्री थी, लेकिन हमारे यहाँ जो लड़का रहता है उसकी गलती ये थी कि भीड़ में वो ये नहीं देख पाया कि इस महिला ने अपने नाम के आगे अंगूठा लगाया है या नहीं, तो वो जानबूझ के अंगूठा लगा के नहीं गई थी। एक उसकी रसीद थी, रसीद भी लड़के ने अपने पास रखी, अंगूठा उस पर भी नहीं था। फिर ऊपर वाले ने साथ दिया, क्योंकि ईमानदार आदमी का ऊपर वाला भी साथ देता है। कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ 3 महीने की होती है। जब मैंने कैमरे में सब कुछ देखा और पुलिस वालों को दिखाया, उसके बाद उस महिला को बुलाया गया। वो महिला ये कह के छूटी कि मेरे साथ जो मेरा भाई आया था उसने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था अपने पति से। और मैंने उससे ये भी कहा, महिला से, मैंने कि तुम्हारे 30,000 के चक्कर में, तुम्हारी इस कसम के चक्कर में आज मेरी बॉट लग जाती। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी में हमेशा भगवान आपका साथ देगा। इस वाली बात से पता चलता है कि एक कैमरा होना और आपके रजिस्टर्ड मेंटेन होने कितने ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपके BC पॉइंट पे। यानी कि आपकी एक ये जो आपने अपनी सेफ्टी है, ये खर्चा नहीं है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी सेफ्टी के लिए। जो आप एक BC पॉइंट चला रहे हैं, जैसा कि भैया ने बताया कि वो BC पॉइंट चला रहे हैं, तो समझ लो ये खतरों से भरा ही काम है, आसान नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप अपनी पूरी सेफ्टी करके चलते हैं, ध्यान से काम करते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और भैया अभी जो मेरे पीछे जो मैंने वीडियो अपनी अपलोड करी है अपने इस चैनल पे, उस पर मैं कमेंट पढ़ता हूँ नीचे, उसमें इतने सारे कमेंट आते हैं लोगों के कि भाई BC पॉइंट तो दुनिया का सबसे बकवास काम है लेना। वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने लिया, हमने बंद कर दिया, कोई कमीशन नहीं आती, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ग्राहक नहीं आते, मतलब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं ये देख के कि भाई BC में काम ही नहीं है। यानी हम जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। भैया आप पिछले 10 सालों से चला रहे हो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ उन लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करो या बताने की कोशिश करो कि वो सही कह रहे हैं ये वाली बात। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मैं पिछले 10 साल से स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बैंक को अपना परिवार समझा और बैंक ने भी मुझे अपना परिवार समझा। और मुझे जितना, शायद मैं दिल्ली के आसपास ही हूँ, तो मैं चाहता तो वहाँ पे भी जाके नौकरी कर लेता, मुँह में 50,000 मुझे वहाँ भी मिल जाते। लेकिन जो सुकून, जो व्यवहार, जो मेरी इज्जत, लोगों का अपनापन मुझे यहाँ मिल रहा है, वो शायद कहीं नहीं मिलता। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि BC पॉइंट में कमाई नहीं है या अच्छा बिजनेस नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले इसमें आपको पेशेंस रखना है, आप संयम रखिए, बैंक से संबंध अच्छे रखिए। क्योंकि बैंक ही एक ऐसा माध्यम है कि जब हमें सुबह 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक में ही जाते हैं, और सबसे पहले बैंक हमें 5 लाख रुपए देती है कि आप जाइए, इसको बांटिए, और उससे हमारे ग्राहकों को सुविधाएं होंगी। हम बैंक के ग्राहकों को सुविधाएं देते हैं तो बैंक हमें सुविधाएं देती है। और दूसरी बात,
हम बैंक के जो कार्य हैं, बैंक के जो भी कार्य हैं, चाहे वो भले ही हमारे कार्य नहीं है, हमारा कार्य एक BC पॉइंट चलाना है, बैंक का सहयोग करना है, लेकिन हम बैंक के काम में, जैसे बैंक की रिकवरी हुई, बैंक का कोई काम फील्ड का हुआ, अब लोकल के हैं हम, वहाँ तो सारा स्टाफ बाहर का होता है बैंक में, उसमें भी पूरा सहयोग करते हैं, तो उसका फ़ायदा भी हमें मिलता है। और मैं कोरोना में बैंक की स्थिति क्या बताऊँ आपको, बैंक ने कितना सपोर्ट किया हमें। अभी मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें बैंक ने मुझे कितना सपोर्ट किया वो मैं जानता हूँ। मैंने एक परिवार समझ के बैंक को 10 साल बहुत होते हैं, और 10 साल में मैंने ये देखा कि अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है कस्टमर के प्रति, बैंक के प्रति, तो क्षेत्र में आपका नाम 100% होगा। मुझे अपने क्षेत्र में करीबन 40 किलोमीटर के एरिया में हर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जिस गांव का आदमी मुझे न जानता हो, क्योंकि नोटबंदी में, लॉकडाउन में बैंक पे इतना ज़्यादा प्रेशर था, सारी संस्थाएं बंद थीं, एक मेडिकल, प्रशासन और बैंकिंग सेवाएं ये खुली हुई थीं। उस समय जो हमने लोगों की मदद की, लोगों ने हमारा सहयोग लिया, उस सहयोग के लिए लोग आज भी मुझे अपना आभारी मानते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि बैंक का BC नुकसान का सौदा है, नहीं, ये बहुत अच्छा सौदा है, बशर्ते आपको ईमानदारी से, पेशेंस के साथ काम करना है, उसके बाद आप किसी भी नौकरी को इसके सामने फेल कर देंगे। अच्छा भैया, जैसे कोई नया अपना BC पॉइंट खोलता है तो जाहिर सी बात है कि उसके इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं जुड़ते हैं, कमीशन नहीं आता है, तो वो 3-4 महीनों में बड़ा डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई शायद इसमें काम है ही नहीं, उसे ऐसा महसूस होने लगता है। तो अगर कोई बंदा जिसको अपनी BC पॉइंट मिल गया है, वो 1 साल से या 6 महीने से चला रहा है और उसका काम अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी कि वो ऐसा क्या करे अपने BC पॉइंट पे जिससे कि ग्राहकों को उस पर ट्रस्ट बने और वो अपना काम अच्छा कर सके अपने क्षेत्र में, उसके लिए क्या सलाह रहेगी? इसके लिए मैंने जो ट्रिक अपनाई और वो आज तक जो कामयाब है 10 साल में, वो ये है कि मेरे नज़दीक में एक तो सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो कम से कम 10 डिलीवरियां ना होती हों, एक एवरेज अकाउंट 24 आवर में। अब अगर 10 वहाँ पे मान के चलिए डिलीवरी हो रही हैं, तो वहाँ पे ये जो होता है मात्र कुछ, शायद उसे महिला के लिए सरकार की तरफ से कुछ धनराशि प्राप्त होती है डिलीवरी होने के बाद, वो शायद उसका अमाउंट शायद 1400 रुपये होता है। तो उसमें मैंने अस्पताल में जाके ऐसा संपर्क किया है कि डिलीवरी होने से 8-10 दिन पहले वो महिला मेरे यहाँ आके अकाउंट खुलवाती है, या डिलीवरी के बाद मैं उसका अकाउंट अपने यहाँ खोलता हूँ। अकाउंट मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट खुलते हैं। उसके बाद जब उसमें 1400 रुपये आते हैं, उस महिला को मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, 3 सरकारी योजनाएं चल रही हैं। इन तीनों योजनाओं के लिए उसे समझाता हूं और कोशिश करता हूं, और उस कोशिश में 90% में कामयाब होता हूं। और उस तीनों सुविधाओं में 400 से 500 रुपये के बीच में वो सुविधाएं महिला को मिलती हैं। उसका एक मतलब लाइफ कवर मिल जाता है 2 लाख रुपए का, उसमें एक्सीडेंट में 2 लाख रुपए का और लाइफ कवर मिलता है। उससे करके एक तो महिला सुरक्षित, उसका फ्यूचर सुरक्षित, दूसरा मुझे एक लंबे समय के लिए ग्राहक मिलता है। वो महिला जब जब लेन देन करने आती है, मान के चलिए उसका पति बाहर नौकरी कर रहा है, अब उसके पैसे उस खाते में आने होते हैं, तो वो पैसा भी मैं निकाल के देता हूँ, जमा भी मैं करता हूँ, और उस कमीशन से, उस अकाउंट में जो पैसा है, उन तीनों चीज़ों से मुझे कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल मैंने महीने में मान के चलिए 5 अकाउंट आप रोज़ मानिए। अब हमने 25 दिन अकाउंट दुकान खोली अपनी, तो दुकान नहीं बैंक खोली, मैं दुकान नहीं कहूँगा इसको, मैंने अपनी बैंक खोली, क्योंकि भले ही शाखा है उसका मैं मैनेजर हूँ। तो मैंने अपनी शाखा खोली और 5 अकाउंट एवरेज के हिसाब से 150 अकाउंट में महीने में ज़रूर खोलता हूँ, और 150 अकाउंट में पर एवरेज 100 रुपये का मुझे कमीशन मिलता है। तो 15,000 रुपये तो ये सीधे सीधे हो गए। एक ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये से प्लस लेन देन पे हमें एक ट्रांजैक्शन पे मिलता है, प्लस ATM के ट्रांजैक्शन पे 25 रुपये मिलता है। तो मैं ये बिल्कुल लिख के दे सकता हूँ कि 500 से प्लस डेबिट होते हैं मेरे यहाँ से विड्रॉल, 500 से प्लस डिपॉजिट होते हैं, और कम से कम ATM के ट्रांजैक्शन में मैं 200 से प्लस मान के चलता हूँ। तो एक एवरेज जो इनकम है वो मेरी 40,000 के आसपास बैठती है। और ये ऐसा नहीं 1 महीने बैठती है,
ये लगातार इनकम होती है, जिसमें से 10-12 हज़ार रुपये तो मेरे इस बात के आते हैं कि मेरे पास जो 20,000 अकाउंट हैं उनमें जितना भी पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है उसका 0.250 कमीशन मुझे हर महीने मेरे अकाउंट में आता है। तो मैंने जो अकाउंट खोल रखे हैं आज से 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से, उन सारे अकाउंटों का मैं कस्टमर से ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनमें हमेशा इतना पैसा बना के रखिए जिससे आपके भी मिनिमम बैलेंस का चार्ज ना कटे, एटीएम का चार्ज ना कटे और मुझे भी उस पैसे का लाभ मिल सके। तो मैं कस्टमर से ना तो अकाउंट खोलने का कोई पैसा लेता हूँ, ना जमा करने का कोई पैसा लेता हूँ और ना विड्रॉल करने का। सारी चीज़ें मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हाँ, मेरे यहाँ लेन देन जो होता है उसका कमीशन मुझे बैंक देती है। यानी कि ना तो जो हमारे भैया हैं वो ना तो कस्टमर से अकाउंट खोलने का भी कोई चार्ज नहीं लेते। बहुत से बीसी हैं वो सोचते हैं कि हमने बीसी ली ही इसीलिए है कि हम अकाउंट खोलने से पैसा कमा लें, लेकिन भैया का कितना अच्छी सोच है, इसीलिए शायद भैया के पास इतने सारे अकाउंट अभी तक खुल चुके हैं। और भैया बता रहे थे 5 अकाउंट डेली के तो खुलने ही खुलने हैं। 5 अकाउंट तो एवरेज हैं जो डेली के खुलने ही खुलने हैं। और बहुत से लोगों का यही रोना होता है कि यार अकाउंट तो खोल देते हैं, ट्रांजैक्शन भी कर पाते हैं, लेकिन बैंक जब उनके पीछे पड़ता है कि भाई हमारी जो SSS की स्कीम है वो आप टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे, तो बहुत से लोग तो यही रोना लिए रहते हैं कि भाई हमसे ज़बरदस्ती करी जाती है, हमसे टारगेट पूरे कराए जाते हैं कि नहीं भाई हमारा SSS का पूरा करो। आप तो बड़े ही मतलब अच्छी तरह से लोगों को समझाते हैं, भैया बता रहे हैं, पहले उनको समझाते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जब व्यक्ति को समझ में आता है कि यार एक 20 रुपये से, जो कि साल का 20 रुपया कटना है, उससे मुझे 2 लाख रुपए तक का कवर मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों 20 रुपये आदमी गुटके बीड़ी में ऐसे उड़ा देता है, रोज़ में पता नहीं कितने गुटके खा लेता है, कितनी बीड़ी पी लेता है, लेकिन उसको साल में 20 रुपये दे के 2 लाख रुपए का उसको कवर मिल रहा है उसकी लाइफ के ऊपर। और एक और भैया ने बताया था, एक तो ये PMSBY, एक PMJJY। हाँ, लो भैया बताएंगे आपको और इसके। मैं इन योजनाओं के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 10 साल में मैंने ऐसे कुछ केस देखे हैं जिन लोगों ने मुझे आके हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक आम आदमी के लिए जो हमारा मतलब एक इंश्योरेंस हुआ करता था, जो एक आम आदमी की परख से बहुत दूर था, जीवन बीमा जिसे कहते हैं, उसको सार्वजनिक किया और हर आदमी की पहुंच तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें मात्र 20,000 रुपये पर 20,000 रुपये 20 रुपये एक साल में देने के आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। प्लस 436 रुपये में, पहले ये 330 हुआ करते थे 2015, 16, 17, 18 तक, अब उनका प्रीमियम बढ़ा के 436 रुपये एक साल में। उसमें कैसी भी डेथ हो, ज़रूरी नहीं एक्सीडेंटल से, कैसी भी, हार्ट अटैक से हो, नॉर्मल हो, कैसी भी हो, उसमें भी आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये दोनों योजनाएं मैंने कम से कम अपने क्षेत्र में 10,000 लोगों को दी होंगी, और मेरे हाथ से कम 15 से 20 तो एक्सीडेंटल केस आ गए, जो मैंने बैंक ले जाके कस्टमर को कंपनी से मिलवा के कागज़ पूरे सबमिट करवा के, क्योंकि जब मैंने वो पॉलिसियाँ दी हैं कस्टमर को, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कस्टमर की मैं मदद करूं, और बैंक जाके उन सारी कागज़ों को कंप्लीट करा के उसको पूरे क्लेम को सेटलमेंट करवा के वो 2 लाख रुपए कस्टमर को मिले। तो उस कस्टमर ने आके मुझे हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया, क्योंकि इतना आसान नहीं होता आज के समय में कैसे भी पैसा लेना, क्योंकि एक्सीडेंटल केस ऐसा होता है वो अनहोनी भगवान किसी के साथ ना करे। और 436 का जो क्लेम है, मेरे पास ऐसी महिलाएं आई हैं जो डिलीवरी के समय मान के चलिए किसी बीमारी के कारण एक्सपायर कर गई, उनके घर वाले जब वो पासबुक मेरे यहाँ लेके आए, क्योंकि हम तो यहाँ ऐसे ब्रांड हैं कि कभी मौत होती है गांव में तो सबसे पहले पासबुक लेके वो हमारे पास आते हैं कि देखिए भैया इसमें कोई बीमा तो नहीं है। तो अमूमन बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है, और ऊपर वाली कृपा से उनके परिजनों को, उनके नॉमिनी को, बच्चों को उन पैसों का लाभ हमने दिलवाया है। हमें बड़ा खुशी होती है कि हमारे माध्यम से लोगों को भला हो रहा है। तो ये योजनाएं तो भैया बहुत ज़रूरी हैं, इसमें बैंक का टारगेट कुछ नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि हर आदमी इस योजना से जुड़े और इसका लाभ ले। दोस्तों देखो, आपने देखा कहानी के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू ये है कि लोग ये समझते हैं जो बीसी
पॉइंट चला रहे हैं कि यार ये हमारे ऊपर एक टारगेट थोप दिया गया है, लेकिन भैया ने इसको एक दूसरी तरह से ले रखा है। वो दूसरा तरीका ये है कि कस्टमर को इस चीज़ का लाभ देना ही देना है, क्योंकि कस्टमर को इसका लाभ होता है और भैया ने कई सारे कस्टमरों को दिलवाया है। आप सोचते हैं कि कस्टमर नहीं लेगा ये जो योजना है, लेकिन आप सही ढंग से अगर उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पिछले जो और कस्टमरों ने उस चीज़ का लाभ लिया है वो जान के मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमर भैया मना करता होगा आपसे। कोई कस्टमर मना नहीं करता, और ये हर कस्टमर को बताकर ही बीमा करते हैं। ऐसा नहीं है जो बहुत से BC पॉइंट चला रहे हैं वो लोग बिना बताए अपना टारगेट मीट करने के लिए कस्टमर का जो है कर देते हैं, बीमा कर देते हैं। भैया उनको समझा के और तरीके से अपना काम कर रहे हैं। भैया बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे सारी बातें जानने के लिए, सीखने के लिए। और आप सब लोगों को भी दोस्तों ऐसे BC संचालकों को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए और मेहनत से अपना BC पॉइंट चलाना चाहिए। क्यों भैया? नहीं, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पुराने हैं, 2-3 साल आपको हो गई हैं, फिर भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो लोगों से जुड़िए, बैंकों से जुड़िए, कैंप लगाइए, जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ संपर्क कीजिए, अस्पताल में संपर्क कीजिए, लोगों को योजनाओं के बारे में बताइए, अकाउंट के बारे में बताइए। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपसे ना जुड़ें। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी आपके कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं या मैं भैया से नहीं पूछ पाया हूँ, आपको लगता है कि नहीं ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, आप कमेंट में वो सारी बातें ज़रूर मुझसे पूछिए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भैया के पास दोबारा आऊँगा और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो भी हम भैया से पूछेंगे, क्योंकि भैया जैसे अनुभवी BC संचालक बहुत कम मिल पाते हैं जो इतनी ज़िम्मेदारी से अपना जो BC पॉइंट है वो चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भैया किसी क्षेत्र में आपका ये यहाँ पे मैं ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर इस इलाके में आसपास जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है और कोई ऐसी सुविधाएं लेना चाहता है जो कि भैया भी पूरी जानकारी देंगे, तो भैया के सेंटर पर आकर बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर भैया के सेंटर पर एकदम भरोसे का काम किया जाता है। तो भैया आपको इसकी जानकारी देंगे अभी पूरी। हाँ, भैया ने ये बात भी बहुत अच्छी की कि मेरा भी इस बहाने लोगों के पास संदेश पहुंचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल के चुनावी ब्रांच, ज़िला संभल में एक ब्रांच है बबराला, गिन्नौर और जुनावी, तो जुनावी ब्रांच से जुड़ा हुआ हूं स्टेट बैंक की शाखा से। और मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अकाउंट खुलवाने के लिए, सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने के लिए और एक भरोसेमंद बैंक लेन देन के लिए आप मेरे यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। बाबूजी सेवाराम मार्केट ब्लॉक के सामने, राहुल कुमार मेरा नाम है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में और एक और BC संचालक से बात करते हुए। तो तब तक के लिए दोस्तों हमें विदा दीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी। और भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर और हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतना समय दिया अपने इतने बिजी शेड्यूल में से। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए।